गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजय कुमार गुप्ता है और आज हम लोग क्लास 12 के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन में से एक सेक्शन जो है अपना, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर जिसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हो उसे शुरू कर दिया है। ठीक है, मोस्टली आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक से या फिर किसी भी बुक से पढ़ रहे हो तो यह कंपाउंड या फिर यह चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है रेगुलर अंडरस्टैंडिंग। इसके पीछे का वजह क्योंकि इस स्टेटमेंट्स भी अगर एनसीईआरटी बुक्स के देखें तो थोड़ा सा टफ स्टेटमेंट्स लगता है। हम लोग कोशिश करेंगे तो हमारी प्रयास होगी आपको आगे के 3-4 वीडियोस में ये जो चैप्टर किया जाएगा उसमें इसे कितना आसान बनाया जाए उसके बारे में कोशिश। ठीक है, कुछ नोट्स के पर्पज से मैंने कुछ स्टेटमेंट्स को पहले लिख दिया है जो अभी आप कॉपी ना करें, जब हम समझा रहे स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए बोला जाए तब आप उसे लिखें ताकि एक प्रॉपर क्लासरूम नोट्स की तरह आप प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, हम केवल ये समझे कि ये कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स वाली बात अपने दिमाग में आई कहाँ से या फिर साइंस में आ कहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा जो स्टूडेंट अगर सॉल्यूशन जानते हो या सॉल्यूशन ना जानते हो बस उसके लिए केवल एक छोटी सी लॉजिक हम कह रहे हैं कि अगर आप एक किसी सॉल्यूशन को कंसीडर करो, सपोज आपने किसी सॉल्यूशन को कंसीडर करा, ये आपका एक सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में आपके अनुसार एक से ज्यादा तरह के सॉल्यूट मौजूद और दोनों सॉल्ट मान के चलो कि ए और बी दोनों ही सॉल्ट हैं जो मौजूद हैं एज सॉल्यूशन में एज सॉल्वेंट की तरह बिहेव। ठीक है, अगर किसी तरह से ये इवोपरेट हो जाए, समझो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने समझो एक पानी में कुछ 2 सॉल्ट को या 2-3 तरह के ऐसे मिक्सर को मिला दिया और पानी क्या होगा, इवोपरेट हो गया, मतलब वाष्पित होकर के बाहर निकल गया। ठीक है, तो अगर वाष्पित होकर बाहर निकला तो ये आपको एक समय के बाद कुछ ऐसा कुछ लगेगा कि क्रिस्टल के फॉर्म में ए और बी आपको मिले। ठीक है, अगर आप सिंपल सोचो कि सॉल्यूशन से आपने वाटर्स को बाहर कर दिया या फिर जो भी सॉल्वेंट्स आपने लिया था उसे बाहर कर दिया तो आपको यह क्रिस्टल के रूप में मिलेगा जो भी दोनों सॉल्ट यूज किए, 2 या 2 से अधिक जो भी सॉल्ट यूज किए होंगे आपको लगेगा तो वो आपस में मिले हुए कोई सॉलिड फेज में। अब ये सॉलिड फेज की बात क्या है, यह जो सॉलिड फेज मिलेगा आपको 2 तरह के मिल सकते हैं। 2 तरह के कहने का मतलब यह सॉलिड फेज या तो डबल सॉल्ट हो सकता है या फिर यह क्रिस्टल कोऑर्डिनेट हो सकता है। पहले तो ये समझे कि डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, इस सिचुएशन को शायद आप विजुअलाइज कर सकते हो। अभी हम लोग एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा तरह के सॉल्ट मौजूद हैं और हम कह रहे हैं कि वैसी परिस्थिति में हम उनको वेपराइज करके उन्हें क्रिस्टल फॉर्म में रखते हैं जिसमें एक बोल सकते हैं कि सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जिसमें दोनों के दोनों सॉल्ट एटम मौजूद है। हमने 2 बार लिखा है कि डबल सॉल्ट और लिखा है कोऑर्डिनेशन। अब डबल सॉल्ट क्या है तो सुनो, अगर जो बचा हुआ यह जो क्रिस्टल है आप फिर से किसी सॉल्वेंट में या सॉलिड में डालें और अपने कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में वापस मिल जाए तो ये कहलाएंगे डबल सॉल्ट, मतलब कि 2 सॉल्ट का मिक्सचर। ठीक है, नॉर्मली ये मिक्सचर मतलब सिंपल समझो कि अगर यह कंपाउंड कैरेनाइट्स हो, ठीक है, आप मोर सॉल्ट हो, पोटासियम हो, तो क्या होगा कि अगर ये कंपाउंड है तो यह कंपाउंड को फिर से आप किसी सॉल्वेंट में डाल दो। अगर ये फिर से सॉल्वेंट डाल दो, कैरेनाइट अगर है और आप फिर से सॉल्वेंट में डाल दो तो आपको सॉल्वेंट के अंदर HCl या अलग मिल जाए, ठीक है, MgCl2 अलग मिल जाए, ठीक है, और वाटर तो हाइड्रेट है तो वो सॉल्वेंट के साथ मिल जाए, मतलब कंस्टिट्यूएंट में अलग अलग बैठ गए। आप अगर मोर सॉल्ट को फिर से डालते हो वाटर में तो ये आपको FeSO4 के हिसाब से अलग, अमोनियम आयन के अलग, अमोनियम सल्फेट के हिसाब से अलग और हाइड्रेट मॉलिक्यूल के हिसाब से अलग। मतलब कि 2 या 2 से अधिक सॉल्ट जो मिले थे वो क्या हुए, पूरी तरह से डिसोसिएट अगर वाटर में हो सकते हैं जो कि उनकी नॉर्मल प्रॉपर्टी है, तब कहेंगे कि यह कंपाउंड जो क्रिस्टल कंपाउंड है वह डबल सॉल्ट। जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि डबल सॉल्ट आर दोज कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल लैटिस, मतलब कि इस लैटिस में केवल वो एग्जिस्ट करते हैं
but breaks down into their constituent compound when dissolved in water or other solvent. मतलब अगर आप इसे वाटर या अदर सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये क्रिस्टल लैटिस, इसकी बात करें कि अगर हम इसे क्रिस्टल लैटिस को अगर फिर से किसी सॉल्वेंट में डालें और ये डिसॉल्व ना हो तो क्या करना चाहते हैं, सुनाइए। हम कह रहे हैं कि अगर अभी हमने बोला कि इस सॉल्यूशन में एक से ज्यादा तरह के सॉल्ट जिसे इवेपोराइज कर दिया गया तो एक क्रिस्टल फॉर्म का कोई हमें मिल रहा है कंपाउंड्स या फिर स्ट्रक्चर। इसे वाटर में फिर से डाले तो अगर डिसोसिएट हो गया तो हम बोले डबल सॉल्ट। लेकिन अगर डिसोसिएट नहीं हुआ, सपोज अगर ये है पर्सन ब्लू, मान लीजिए यह आयन आपको यह क्रिस्टल मिला, ये क्या करोगे कि अगर इसे वाटर में आप डालते हो तो आपको मिलेगा 4Fe3+ और FeCN। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यह कंपाउंड एक नॉर्मल आयंस के रूप में ब्रेक नहीं है, एक डिफरेंट टाइप के आयंस के रूप में ब्रेक हुआ है, जिसे हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब कि कोई एक मेटल है जो अलग तरह के एनायंस या न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ करके एक न्यू आयंस को फॉर्म कर रहा है। देख लीजिए आप कि कोई मेटल है जो अलग तरह के आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ करके एक नया टाइप का आयंस दे रहे, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। ये अपने नॉर्मल आयन है, तो हम कह रहे हैं कि अगर अपना क्रिस्टल नॉर्मल आयंस में ब्रेक हो रहा है तो यह है डबल सॉल्ट। लेकिन अगर नॉर्मल आयंस में ब्रेक ना हो करके किसी कॉम्प्लेक्स आयन को दे रहा है तो यही है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन, जिसके बारे में हमने लिखा है कि कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बी डिफाइंड एज ए कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ approximately structural molecules of different species and retain its identity in solid as well as dissolved। मतलब सॉलिड फॉर्म में भी अपनी आइडेंटिटी को बताया और डिसॉल्व फॉर्म में भी जो आइडेंटिटी को बताया, एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर हो, उसे बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अगर बोलोगे कि डेली लाइफ में इस नॉर्मल सॉल्ट्स के अलावा यह क्यों एक चैप्टर बना, क्या यूज है, ठीक है। तो क्या है कॉम्प्लेक्स की, तो समझा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब मेनली अगर यूज बोले तो अगर आप डेली लाइफ में हम अपने आसपास देखना चाहें तो अपने आसपास में डाइस यूज करते हुए या पेंट्स यूज करते हुए या फिर एशियन पेंट्स है, ब्रिटिश पेंट्स है, या फिर कोई भी ऐसा पेंट्स वगैरह जिनके फेड नहीं होते, कलर फेड नहीं करता, सनलाइट में बना जाता है, सब कुछ बनाते हैं, ये सब कमाल है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इतिहास अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब सिकंदर महान के समय से चलता है, ठीक है। किसी एक युद्ध की घटना है जहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसे पहली बार प्रैक्टिकली यूज किया और वहां से साइंस की एक नई डायरेक्शन दी। क्या थी वो घटना, थोड़ा सा इसे समझे। वो घटना ऐसी थी कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट किसी दुनिया के किसी एक हिस्से पर युद्ध करना जा रहा था तो उसे ये पता था कि अगली टीम जो अगले उनके सामने आने वाले प्रतिद्वंदी है, राइवल टीम जो है, एनिमीज है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उस केस में उन्होंने जीतने के लिए क्या किया कि एक तरह का पौधा है जिसकी जड़ में ऐसा तरह के लिक्विड्स जैसे कंपाउंड्स पाए जा रहे थे जो बिल्कुल ही खून जैसे, मतलब ऐसा रेडिस, ऐसा मैग्निफिकेशन के साथ इतना अच्छा रिजोल्यूशन था उस लिक्विड का, वो बिल्कुल ही खून जैसा कंपाउंड। अब इस खून जैसे कंपाउंड्स की क्या खासियत है? अलेक्जेंडर ने क्या किया कि उस लिक्विड का प्रयोग अपने सेना पर, अपने सैनिकों के पूरे शरीर पर या फिर मैक्सिमम हिस्सों पर उस लिक्विड को लगा, जिससे क्या हुआ कि दूसरी जो आक्रमण करने वाले युद्ध में थे उस दल को ऐसा लगा कि इनके सैनिक घायल हैं और कमजोर हैं, जिससे कि वह बहुत ही आसानी से और बिना बहुत अच्छी प्लानिंग किए इनके ऊपर अटैक कर गए और इनके सैनिक घायल होने की स्थिति को दिखा कर, मतलब जो फेक आइडेंटिटी को दिखा करके और इस युद्ध को जीते, ठीक है। एक अलेक्जेंडर द ग्रेट की ये कॉन्सेप्ट थ्योरी जिसने कोऑर्डिनेशन को जन्म दिया। कोऑर्डिनेशन का आप ये बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह भी देखते हो, जैसे कि क्लोरोफिल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है,
हीमोग्लोबिन है वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपका मतलब जितने भी तरह के कलर्स मिलते हैं, जो आप डाइज मिलते हैं, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन। मैंने जनरली आज की दुनिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले, न्यू वेराइटीज वाले और न्यू क्वालिटीज वाले टॉयज, कलर्स और कोई भी मटेरियल्स जो डेवलप हो रहे हैं, ज़्यादा के ज़्यादा वो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर आप नोट्स के रूप में लिखना चाहते हो तो चैप्टर्स के लिए मैंने नोट्स सिग्निफिकेंट रूप में लिख दिया है, लेकिन उसके साथ अगर हम चाहें तो डबल सॉल्ट को ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि a crystal compound which can dissociate into simple ion in aqueous solution, ठीक है, और डबल। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन को आप बोल सकते हो कि एक क्रिस्टल कंपाउंड which gives complex ion in aqueous solution called coordination और complex compound। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप इतना सब कुछ लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा समय देने की जरूरत है नहीं, तो आप नोट्स लिख लें। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर्स में इतना सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट दिया है, इसके अंग क्या है, भाग क्या है, तो समझो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के मुख्य कारण थे कि वहां पर ट्रांजिशन मेटल का अवेलेबल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स क्या है तो समझा जाए। रीजन हम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों मिला। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रीजन में पहला है प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल और sometimes normal metal also forms coordination। थोड़ा सा समझा जाए ये ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं। आगे आप देख रहे होंगे कि यह नॉर्मल मेटल है जिस मेटल से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़ा। अगर हम इस आयन्स को देखना चाहें तो ये आयन क्या है, H2O और 3+, इसका मतलब एल्युमिनियम के साथ वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं और ये 6 मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स वे में एक आयन को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन के अगर पार्ट को देखें तो कॉम्प्लेक्स आयन एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होता है, एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो सेंटर पोजीशन को लेता है और उसके साथ कोई न्यूट्रल या एनायन, नॉर्मली होगा कैटायन से इसके साथ लिंक नहीं करते, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन मॉलिक्यूल्स उसके साथ लिंक। ठीक है, तो हम थोड़ा समझे कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझने जाए तो जो मेटल वहां प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद मेटल है उसे बोला जाता है सेंट्रल मेटल। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए या जो जुड़े हुए लोग हैं इन्हें बोला जाता है लिगेंड्स। ठीक है, तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स आयंस को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टडी करने जा रहे हो तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम लोग स्टडी ऑफ सेंट्रल मेटल और द सराउंडिंग लिगेंड्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए यह जो जानकारी था कि पहले ट्रांजिशन मेटल के प्रेजेंस के कारण हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलते हैं। दूसरी बात, कभी कभी नॉर्मल मेटल्स भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग जानते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेन अगर रूप से अगर डेफिनेशन कराया जाए, केमिकल डेफिनेशन को देखें तो केमिकल डेफिनेशन कुछ
इस तरह से होगा कि एक सेंट्रल मेटल होगा, ठीक है, सेंट्रल मेटल जिसके चारों ओर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आप लोगों ने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा होगा, इसीलिए इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन इसलिए बोला जा रहा है कि यह जो मेटल्स के बॉन्ड्स हैं, सारे ये मेटल के साथ जो बॉन्ड्स हैं ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल के साथ अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से कोई जुड़ा हुआ है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स, या एनायन हो सकते हैं। ये सारे एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिगेंड कहलाते हैं, और आपका सेंट्रल मेटल आयन वो आपको सेंट्रल मेटल या फिर सेंटर आयन के रूप में जाना है। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि कॉम्प्लेक्स आयन की नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगी, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर मेटल और उसके साथ जुड़े हुए लिगेंड्स। ठीक है, तो अब हम लोग इस छोटे से वीडियोस में फिलहाल यहाँ पर ही एंड करते हैं, जहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन है क्या। अगले वीडियोस में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इनसे जुड़े हुए हैं उन सबको स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।